पहले इसी चीज को समझो, हम सब की लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आई थी और इन सब ने हम लोगों को वो बना दिया जो आज तुम और मैं हैं। ये स्टेजेस कैसे हैं? सबके साथ सेम आती हैं। ये सबसे पहली स्टेज होती है 0 to 2 years की, इसके बाद 3 से 6 साल, फिर 6 से 12 और फिर 13 से 18। हम सभी लोग इस उम्र से ही गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। हर एक एज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर। आप कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आप में झूठ बोलने की आदत है, सच बोलने की है, आप अपनी बातों पे अडिग रहते हैं या आप कुछ भी कह के चीजों को अनसुना करते हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बचपन से प्रभावित है। अब देखो कैसे 0 to 2 years में जो बच्चा है ना, इसमें मेनली शैशवावस्था कहलाती है, ये स्टार्टिंग का पीरियड। शैशवावस्था में यहाँ 2 तक मैं बहुत ब्रॉड ले रही हूँ, वैसे कई किताबों में 0 to 2 months भी लिखा है, लेकिन उतना डिटेल अभी नहीं, उतना टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो 0 to 2 years का बच्चा अपने घर में देखो, उसके सारे काम आपको करने पड़ते हैं। उसको नहलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, लगभग 1-1.25 साल तक तो सारे काम माँ बाप को करने पड़ते हैं। फिर धीरे धीरे 2 साल पकड़ते पकड़ते बच्चा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगता है। वो कभी कभी चम्मच छीनता है कि मैं खुद ही खाऊंगा, वो कभी कभी घर में जाके जैसे इस तरह के काम कि मैं अपने आप सोप लगाऊंगा, ये देखा होगा आपने। इस एज के बच्चे के 90% काम पेरेंट्स को करने पड़ते हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा बार तो 100% काम ही, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं कर पाता ना, अपने आप पेट नहीं भर सकता, अपने आप कपड़े नहीं पहन सकता। इस स्टेज में अगर बच्चे को प्यार मिले, खूब प्यार मिले, लाड मिले, उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखा जाए, तो उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। ऐसा बच्चा बड़ा होके एडजस्टिंग नेचर का बनेगा, वो मिलनसार बनेगा। जब वो 3 से 6 में पहुंचता है तो वो घर में बंध के नहीं रहता। अभी यहाँ सिर्फ उसका परिवार सब कुछ था, हर चीज माँ बाप दादा दादी इन सब के साथ, लेकिन जैसे ही वो 3 साल के आसपास पकड़ता है तो फिर वो बाहर एक्टिव होने लगता है, अपनी गली में, पड़ोस में, आसपास के अपनी उम्र के हम उम्र बच्चों के साथ जाके खेलना, बातें करना, ये उसको मजे आने लगते हैं। वो घर पे अकेला नहीं बैठा रह सकता, अब उसको अपने संगी साथी चाहिए। इस एज को हम कहते हैं प्री स्कूल एज। अभी बच्चा स्कूल नहीं गया ना, तो इसलिए इसका नाम है प्री स्कूल एज। इसी का नाम है प्री गैंग एज। ये बहुत काम का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इसको। प्री स्कूल इसलिए क्योंकि स्कूल नहीं पहुंचा। वैसे तो आजकल माँ बाप 2+ होते ही स्कूल डालते हैं, लेकिन कायदे से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं स्कूल 6 साल से पहले भेजना नहीं चाहिए। 6 साल के बाद हम कहते हैं स्कूल एज स्टार्ट होती है। इसे इसलिए नाम दे दिया प्री स्कूल एज। बहुत सारे प्री स्कूल के नाम पे जो आप देखते हैं ना आजकल स्कूल चल रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को खूब खिलाते हैं, बैठाते हैं, 2-3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस, पोयम गाना, डांस करना, मस्ती करना, कलरिंग करना, ये प्री स्कूल करवा सकते हैं। प्री स्कूल की एज 6 साल तक ही होती है। इस टाइम बच्चा जो है ना, उसके अंदर इमोशंस बन रहे होते हैं, उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो बहुत ज्यादा अभी परफेक्ट नहीं है ना इमोशंस को शो करने में, और ना ही वो अभी बहुत अच्छी भाषा को जानता है। तो बहुत बार अटकता है, तुतलाता है और अपने विचार नहीं रख पाता। इस स्टेज का बच्चा, एक छोटा सा ग्रुप उसका बन जाता है। गली नुक्कड़ में भी, अपने आसपास भी देखेंगे आप, 2-3 बच्चे रोज शाम को एक ही एज के इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं, फिर आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर अपने घर आते हैं, 5 मिनट में फिर वहीं खड़े होकर फिर खेल रहे होते हैं। ये प्री गैंग है। गैंग का मतलब वो वाला गैंग नहीं, गैंग का मतलब है वो गैंग जिसमें बच्चे खेलते हैं। तो अभी प्रॉपर गैंग नहीं बना उसका, पक्के साथी नहीं मिले, बेस्ट फ्रेंड नहीं बने, लेकिन हाँ गली के अड़ोस पड़ोस के 1-2 बच्चे जो उसके हम उम्र हैं, उनके साथ खेलने की कोशिश करेगा। और गेम्स भी कैसे खेलेंगे ये, अब 3 से 6 के हैं तो क्रिकेट और कबड्डी तो नहीं खेलेंगे। इनके गेम्स होते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी गेम्स। काल्पनिक काल्पनिक गेम्स क्या होते हैं, जिनको ये अपनी लाइफ में देखते हैं। 99% बच्चे जो है ना, उनके गेम्स क्या होते हैं, टीचर बच्चे बन जाएंगे। एक इनमें जो बड़ी लड़की होगी, मान लीजिए 6 साल की, वो टीचर बनेगी, और वो 2-3 जो छोटे छोटे 3-4-5 साल के, उनको लाइन में बैठा देगी, और फिर नकली में वो अपनी हाथ पे लिख लिख के लाएंगे और कहेंगे मैम कॉपी चेक कर दो। वो टीचर जो है वो कभी कभी एक आधे को नकली में डंडा मार देगी, ऐसी एक्टिंग में। ये काल्पनिक खेल है। कभी कभी ये बच्चे आपको मम्मा पापा बेबी बन के खेलते हुए दिखेंगे कि 3 हैं, वो सेम वैसे ही कि हाँ भाई सो गए, उठ गए, चलो होमवर्क, चलो गाड़ी, इस तरह से सब वो वैसे ही जैसा सोसाइटी से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वही करते हैं। इसी को कहते हैं काल्पनिक खेल। तो जब माँ बाप बच्चे एक्टिंग करने लग जाएं, और जब वो टीचर स्टूडेंट की एक्टिंग करने लग जाएं, कभी कभी डॉक्टर पेशेंट भी बन जाते हैं बच्चे, तो वो एक पेंसिल ले लेंगे और वो झूठ झूठ में इंजेक्शन लगाएंगे और डॉक्टर की तरह बिहेव करेंगे, 2-4 उनके पेशेंट की तरह। ये काल्पनिक खेल हैं। इस एज में बच्चे को टॉयज बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इसको टॉय एज भी कहा जाता है।
और जैसे ही मार्केट जाने का मौका मिलेगा, उसके पास कितने ही टॉयज हैं, लेकिन तब भी जिद करेगा, नहीं पापा प्लीज एक दिला दो, माँ प्लीज एक दिला दो, और सेम चीज बार बार लाएगा। अभी पीछे मुझे ध्यान है, वो एक ऐसा गेम चला था, वो घूमता था, कुछ इस तरह का था, वो मेरे ख्याल 100-200 रुपए का एक आया करता था, और लगभग हर बच्चे के हाथ में वो रहा करता था, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा। तो जितने बच्चे देखे उन सबके हाथ में वो था, वो कुछ इस तरह से घूमता था। स्पिनर, हाँ स्पिनर बता रहे हैं, उसका नाम स्पिनर था। पता नहीं क्या क्या इस तरह के गेम्स। ये टॉय एज है, टॉय एज की एक एज है। 10 साल में जाके बच्चे टॉयज नहीं मांगते, ये 3 से 6 वाले हैं। और इसलिए अगर अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे मोटे टॉयज इनको दिला देने चाहिए, क्योंकि इसकी एज का नाम ही टॉय एज है। तो आप इमेजिन करो कि इनको कितना प्यार होगा टॉय एज में टॉयज के साथ। इस एज के बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, 3 से 6 में बहुत गुस्सा, और गुस्सा ऐसा कि ये कंट्रोल नहीं कर पाते। ये हमारी तरह बनावट नहीं कर सकते, दिखावट नहीं कर सकते। आप, मैं, हम लोग अपने गुस्से को दबा सकते हैं। हम गुस्सा तब करते हैं जबकि वो दिखता है कि हाँ भाई ये गुस्से को हमारे को सुन सकते हैं, अदरवाइज ऐसा गुस्सा हम सबके सामने नहीं करते। पर ये बेचारे मासूम होते हैं, और जब गुस्सा आएगा तो तुरंत गुस्सा एकदम से शो कर देंगे। और गुस्सा कैसे शो करेंगे? मान लीजिए ये किसी कटोरी में कुछ खा रहे हैं, और इनका एक बड़ा भाई आया जो 6-7 साल का था, उसने मान लीजिए चिप्स थे, उसने 2-4 चिप्स उठा लिया, भाग गया। अब इस बच्चे को गुस्सा आया तो तुरंत क्या रिएक्शन होगा? उस कटोरी को ही फेंक देगा, या चिल्लाने लगेगा, या अगर गालियां इसको आसपास से सुनाई देती हैं तो ये गालियां भी देगा। इस एज के बच्चे गाली भी देने लगते हैं, क्योंकि गुस्सा निकालने का तरीका चाहिए ना, वो बेचारे अपनी भड़ास बाहर निकालते हैं। तो गुस्सा पीक पर होता है 4 साल की एज में, कहते हैं 3 से 4 में बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। फिर 6 के बाद धीरे धीरे वो कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो सीख जाता है कि मेरा ये बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ उसको समझ नहीं है। तो प्री गैंग एज है, प्री स्कूल एज है, टॉय एज है, इमेजिनरी गेम्स खेलता है बच्चा। किस उम्र में? 3 से 6 साल में, ठीक है। गुस्सा बहुत आता है। 6 से 12 में अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और अब स्कूल जाने लगा, तो इस एज का नाम ही क्या कर दिया? स्कूल एज। इस एज का नाम कर दिया गैंग एज। ये गैंग क्या है अब जानो। गैंग का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें 8-10 बच्चे हों और वो सेम एज ग्रुप के हों। जनरली स्कूलों में ऐसे गैंग, आप देखिए आपको भी याद होगा, हम सबके अपने स्कूलों में गैंग थे। गैंग एज में ना बच्चे एक जेंडर एक के साथ रहेगा। लड़के हैं तो गैंग में लड़के ही लड़के होंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियां ही लड़कियां। 3 से 6 में जेंडर का फर्क नहीं पड़ता, और आसपास लड़के लड़कियां कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़के हैं लड़कियां, बच्चे छोटे छोटे वो मिलके खेलते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं तो वो एक दूसरे से गैंग्स अलग रखते हैं। और बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई लड़का मान लीजिए स्कूल में गया है 6 साल का, फर्स्ट में पहली बार मान लीजिए स्कूल गया, वो अब तक वो प्री स्कूल में था, और माँ ने उसके लड़के के लिए पिंक कलर की बॉटल ले आई, तो माँ जो स्कूल में भेज दिया। अब पहले दिन देखते ही बच्चों ने कहा हो पिंक कलर, लड़की लड़की, बहुत नॉर्मल ऐसे बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि ये लड़की है, लड़कियों का कलर, लड़कियों का कलर। तो अगले दिन वो बच्चा उस बॉटल को लेके नहीं जाएगा, कारण अब वो अपने गैंग से प्रभावित है। गैंग जो बोलेगा वैसा उसको अच्छा लगेगा। गैंग कहेगा तेरा बैग गंदा है तो बैग गंदा है, गैंग कहेगा तेरी शर्ट गंदी है तो शर्ट गंदी है। मतलब गैंग की बातों को वो सच मानने लगता है और वो अपने गैंग को बहुत प्यार करने लगता है। बहुत अच्छी बात है। इसका क्या फायदा? क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स, जो अब तक उसके हीरो थे ना, माँ बाप हीरो रहते हैं बच्चे के 5 साल तक में, उसको लगता है कि मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया का हर काम मेरे पापा कर सकते हैं। वो अपने पापा को सुपर हीरो मानता है, उसको लगता है दुनिया में सबसे अच्छी जो महिला है वो मेरी माँ है। लेकिन अब ये उसके जो रोल मॉडल है ना, ये बदलेंगे। अब उसके रोल मॉडल माँ हट जाएगी, पिताजी हट जाएंगे, और अब टीचर आ जाएगी, और टीचर भी थोड़े दिन रहेगी बस, फिर वो हटके फिर यार दोस्त आ जाएंगे। तो बच्चा धीरे धीरे अपने रोल मॉडल्स को बदलता चलता है। आपने बहुत बार देखा होगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जब स्टार्टिंग में बच्चा सीख के आता है, मान लीजिए स्पेलिंग सीख के आया, बच्चे को एप्पल सिखाया गया, APPEL लिखलाया वो गलती से, और टीचर ने उस पर टिक कर दिया। अब वो जब घर आएगा ना, उसको होमवर्क सेम करना है, माँ बैठेगी, माँ कहेगी बेटा तो गलत लिखा, मैम ने गलती से चेक कर दिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं, गलती हो सकती है, इतना नॉर्मल है, इस पे कोई बवाल नहीं मचाना कि टीचर ने ऐसे कैसे करा, नॉर्मल बात है। तो आप बताना कि बेटा APPLE होता है, तो कहेगा नहीं मेरी मैम ने ये बताया, आपको नहीं आता। आप कितने ही बड़े जानकार हैं, आप कितने ही प्रगाढ़ पंडित हैं अपने सब्जेक्ट के, लेकिन बच्चा कहेगा आपको नहीं आता, मेरी मैम ने ऐसे ही कराया, मैं ऐसे ही करूंगा। कारण अब उसका रोल मॉडल आप नहीं है, अब उसका रोल मॉडल टीचर है, और टीचर ने जो कह दिया, जो टिक कर दिया, तो वो गलत हो
ही नहीं सकता। इस एज के बच्चे होते हैं वो 6 से 12 में, इनका गैंग बन जाता है, फिर ये सारी चीजें अपने गैंग के अकॉर्डिंग करने लगते हैं। देखो लाइफ कैसे कैसे बदलती है, हम सबके साथ ये सब घटित हुआ। वो एक गैंग का हिस्सा बन गए, स्कूल में आ गए, गैंग में मेल फीमेल अलग अलग, अब लड़के लड़कों के साथ रहेंगे। और बहुत बार देखना, जब दूसरी तीसरी क्लास में कोई लड़का रोता है तो लड़के उसको चिढ़ाते हैं कि लड़की है, हो लड़कियों की तरह रो रहा है। कोई लड़की अगर ऐसे बात करती है, मान लीजिए घर में जो भाई बच्चे होते हैं, अगर लड़का बड़ा है लड़की छोटी है, तो बड़े भाई से वो सीखती है कि मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा। लड़कियां भी ऐसे बात करती हैं, नॉर्मल बात है, जिनके घरों में बच्चे हैं उस चीज को समझ सकते हैं। तो वो जो बच्ची है वो खाऊंगा, सोऊंगा, जाऊंगा, वो लड़के की तरह बात करती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाएगी, वो कहेगी मैं खाऊंगा, तो सब लड़कियां मजाक उड़ाएंगी, कहेंगी हो लड़का है, लड़के की तरह बात कर रही है, ऐसे थोड़ी बात करते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपने आप को बदल लेंगे। ऐसा नॉर्मल, बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वो गैंग से प्रभावित होते हैं। तो ये गैंग बहुत अच्छी चीज है, ये बच्चे को एडजस्ट करना सिखाता है। गैंग की इस हद तक बच्चे के दिमाग पे प्रभाव होता है कि बच्चा गैंग को प्यार करने लगता है, अपने यार दोस्तों को प्यार करता है, उनकी केयर करता है। और इस स्टेज में आते आते ना बच्चा शेयरिंग सीख जाता है। वो धीरे धीरे उसका जो रवैया है वो बहुत केयरिंग बन जाता है, वो चीजों को शेयर करने लगता है, शेयरिंग एटीट्यूड आ जाता है। और कभी भी देखना, जो 3 से 6 के बच्चे हैं ना, अगर इनको एक चिप्स का पैकेट मिल गया तो ये उसको खुद ही खा जाएंगे, किसी को नहीं देंगे। कोई लेगा तो उसको चिल्लाएंगे, रोएंगे। लेकिन 6 से 12 वाले साल के लिए अगर माँ बाप कुछ लेकर आए हैं तो ये उसको बैग में रख लेंगे और कहेंगे ना क्यों नहीं खा रहे, कहेंगे नहीं कल स्कूल में खाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में मजा आने लगा। ये लंच शेयर करते हैं, ये अपनी बातें शेयर करते हैं, ये इकट्ठे खेलते हैं, तो इनमें केयरिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो लविंग, केयरिंग, शेयरिंग बहुत अच्छी चीजें हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए। वो गैंग डेवलप करता है, वो टोली डेवलप करती है। जो लोग गैंग के मेंबर नहीं बनते उनमें ये फीलिंग्स भी डेवलप नहीं हो पाती। तो गैंग का मेंबर बनना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सोशल डेवलपमेंट का एक जरूरी पड़ाव है जो हर किसी के जीवन में आना चाहिए। यहीं से बच्चे के यार दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं, और ये वही टाइम है जब बच्चे कट्टा कर देते हैं और अब्बा कर लेते हैं, और फिर इकट्ठे रहते हैं, और फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फाइनली जाके फिर से इकट्ठे खेलने लगते हैं। ये जो बच्चे थे ना, ये अभी उतने प्रॉपर गैंग नहीं था, लेकिन अब बच्चे गैंग के मेंबर हैं। ये अपनी क्लास को, अपने सेक्शन को भी प्यार करने लगते हैं। मान लीजिए 4th है और 4th बी का कोई कंपटीशन हो रहा है जिसमें कि 10-10 बच्चे हैं क्लास में, 30-30 है कंपटीशन में 10-10। तो जो 4th ए के 20 बच्चे हैं ना, वो भी पूरी जान लगा देंगे कि कैसे 4th ए जीत जाए। ऐसे ही 4th बी के, यानी वो अपनी क्लास को भी प्यार करते हैं, अपने हाउस को प्यार करते हैं, अपने गैंग को प्यार करते हैं। तो जो इमोशनल डेवलपमेंट है ना, उसमें भी बहुत मदद मिलती है बच्चे के में, अगर उसका सामाजिक विकास ठीक चलता है तो। इस एज में जाके 6 से 12 ऐसे ही टाइम भाग जाता है। अब ये बच्चे धीरे धीरे करते करते 6ठी 7वीं आ जाते हैं, 6-7 तक के बच्चे इसी एज में आते हैं। फिर धीरे धीरे ये किशोरावस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जो 13 to 18 की एज है, इसे हम लोग आम भाषा में टीन एज जिसको आप बोलते हो, क्योंकि टीन आ गया ना, 13, 14, 15, तो टीन एज वाले बच्चे हैं, इसको हम किशोरावस्था कह देते हैं हिंदी में, किशोरावस्था। इस एज के बच्चों को एक प्रॉब्लम स्टार्टिंग में क्या आती है, जब खासकर इनकी एज होती है 12, 13, 14, 12, 13 तक खासकर, कि ये खुद ही समझ नहीं पाते कि हम बड़े हैं या बच्चे हैं। एक मुझे ध्यान है 9th क्लास में एक पोएम थी, एम आई अ चाइल्ड और एन अडल्ट, बहुत अच्छी पोएम थी, बहुत ही बढ़िया। कि एक बच्चा है, इंग्लिश में थी, कि एक बच्चा है जो परेशान है, क्योंकि जब वो बच्चों के साथ खेलने जाता है तो माँ उसके ऊपर गुस्सा करती है कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे शर्म नहीं आती, बच्चों की टोली में घुसा रहता है। लेकिन जब वो बैठता है बड़े बुजुर्गों के पास, बड़ों के पास, तो कहते हैं तू चल यहाँ से, हमारी बातें क्यों सुन रहा है, हम बड़े हैं, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। तो उस बच्चे के डिलेमा है, वो परेशान है कि एम आई अ चाइल्ड और एन अडल्ट, कि मैं बच्चा हूं या बड़ा हूं। इस अवस्था की स्टार्टिंग बड़ी क्रूशियल होती है हर बच्चे के जीवन के पड़ाव में। तो किशोरावस्था जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये अपनी लाइफ को सेट करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये वो स्टेज है 13 to 18 जब आपके जीवन का पड़ाव ये डिसाइड करेगा कि आप पॉजिटिव तरफ मुड़ रहे हैं या नेगेटिव। इस एज को बहुत सारी किताबों में गोल्डन एज भी कहा गया, क्योंकि जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो इस एज में ही एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है। ये वो बच्चे हैं जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के हैं, और जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं वो सब जानते हैं अब, क्योंकि तुम सब पास हो, कि जीवन में 9th to 12th कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इस टाइम पे कोई बच्चा सही रास्ते पर है, वो खूब मेहनत करता है, उसको मेहनत करने की आदत पड़ गई, उसने रोज याद करने का अपना टारगेट बना लिया, जुनून कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो देखो उसको कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी, कोई भी ताकत उसको उसके लक्ष्य तक
पहुंचने से रोक नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ देखें, अगर 9, 10th, 11th, 12th में कोई बच्चा गलत रास्ता पकड़ गया तो 0% में चांसेस हैं उसके लाइफ अच्छी बनने के, ना के बराबर 100% उम्मीद है कि शायद वो ना सुधरे। सुधरते भी हैं कुछ लोग, लेकिन उनकी प्रतिशतता बहुत कम है। ज्यादा चांसेस क्या है कि अगर किशोरावस्था में गैंग अच्छा बन गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम तक जाके ना बच्चा एक प्रेशर फील करने लगता है, पीयर प्रेशर। अगर उसके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो वो पीयर प्रेशर में अच्छा अपने आप बनेगा, और अगर फ्रेंड्स गलत रास्ते पर हैं तो वो गलत रास्ते को पकड़ लेगा, जो कि उसके लिए बहुत नुकसान देगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। किशोरावस्था में मान लीजिए किसी बच्चे का 4 लड़कों का एक गैंग है, जिनमें से 3 स्मोकिंग की लत पकड़ गए, तो वो चौथा किसी भी कंडीशन में बिना स्मोकिंग के रहेगा ही नहीं। वो नहीं चाहता पीना कि भाई मैं स्मोक करूं, लेकिन वो पीयर प्रेशर में, या तो उसको समझदारी से अपना गैंग बदलना है अगर उसमें इतना दिमाग है, लेकिन अगर वो गैंग नहीं बदलता तो 100% वो 3 लोग उसको भी, चौथे को भी अपनी तरफ खींच लेंगे। उल्टा करके देखें, 4 लोग हैं जिनमें से 3 बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत अच्छे हैं, एक गलत रास्ते पर है, कम पढ़ता है, ध्यान नहीं देता, वो 3 कह सुन के उसका भी हाथ पकड़ के खींच लाएंगे और उसको भी कामयाब बना देंगे। तभी कहते हैं कि यार दोस्तों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है जीवन पर, इसीलिए कही गई हैं ये बातें, क्योंकि देखो कैसे उन तीनों ने मिलकर उस एक को भी खींच के अपने साथ ले आए। और जैसे आमिर खान था, उस मूवी में भी तो यही हुआ था ना, वो देखो उसका फ्रेंड किस स्टेज पे गया और फिर कहाँ उभार के उसको इस कंडीशन पे ले आया कि एक की तो किताबें छपने लग गई थी, जानी मानी हस्ती बन गया था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और एक जो था वो इंजीनियरिंग में सही कर गया। ये चीज होती है कि आपका पीयर कैसा है, आप पीयर के प्रेशर को किस फॉर्म में फील करते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो वो खींच के आपको सही रास्ते पे ले आएगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो वो आपको ऐसी खाई में गिरा देगा, अंधी खाई में, जहां से लौटना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए किशोरावस्था संभल के चलने का टाइम होता है, लेकिन कितनी दिक्कत की बात है कि बच्चे इस बात को इस स्टेज में नहीं समझ पाते। ये पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि इस स्टेज के बच्चों को बहुत प्यार से डील करें, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे मार से नहीं मानते, वो प्यार से मान सकते हैं। और प्यार से भी मानेंगे कब, जब दोस्ती की तरह उनके साथ बातचीत की जाए, कि भाई एक फ्रेंडली बिहेवियर हो, पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी। इसे कहा था आंधी और तूफान की अवस्था। स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक है, पेपर में भी आया था, ये किसने कहा है कि आंधी और तूफान की अवस्था है, तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा है। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आपने खुद भी ये जीवन के पड़ाव देखे हैं। इस एज में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप मेन थे, या वो घर परिवार जिसमें बच्चा रहता है। यहाँ जाके अड़ोसी पड़ोसी घर में कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, उनके साथ गैंग बनेगा। यहाँ जाके बच्चे का स्कूल कैसा है, अगर स्कूल में टीचर्स अच्छे हैं, बच्चे अच्छे परिवारों के आते हैं, तो बच्चे का गैंग अच्छा बनेगा। गैंग का प्रभाव यहाँ उतना नहीं था, लेकिन इस पे तो 100% बच्चे के ऊपर गैंग का प्रभाव या पीयर का प्रेशर पड़ेगा। अगर पीयर ग्रुप अच्छा है तो बच्चे को खींच के बाहर, वो गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देगा। तभी कहते हैं कि यार दोस्त अच्छे बनाने चाहिए, खासकर इस एज में। तो ये लाइफ के 4 पड़ाव हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं ये। इन सब से बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है, उसका नैतिक विकास भी होता है, मॉरल वैल्यूज भी उसमें डेवलप होती हैं, और भाषिक विकास भी, सारी तरह के डेवलपमेंट, एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी है ना बच्चों, वो इन सब से होकर ही गुजरती है। जिसको अच्छे पेरेंट्स मिले उसका ये डेवलपमेंट अच्छा हुआ, जिसको अच्छा पड़ोस मिला उसका ये सेकंड डेवलपमेंट अच्छा चला, जिसका स्कूल अच्छा था उसका थर्ड, और जिसका पीयर अच्छा था उसका फोर्थ। जनरली ऐसा होता है कि जब नाकामयाब होते हैं तो आप देखना तीनों चारों बच्चे फेल हो जाते हैं जो एक गैंग में होते हैं, और जब वो कामयाबी का रास्ता पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सारे अपने आप अपनी लाइफ को सेट कर लेते हैं। ये होता है पीयर का प्रेशर। ठीक है, आज क्लास इतनी ही लेती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कल आगे बढ़ाएंगे सामाजिक विकास को। तो आज मैंने सृजनात्मकता का बचा हुआ टॉपिक करा दिया। अच्छा, कल सैटरडे है, कल क्लास मेरी नहीं होगी। संडे को मदर्स डे है बच्चों, और सभी लोगों को, अपनी माओं को अग्रिम बधाइयाँ। संडे को मैं एक कोशिश करूंगी एक स्वरचित कविता यहाँ पे पढ़ूं, और वो मैंने और मेरी बड़ी सिस्टर ने मिलके कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो संडे को एक मैं 8 बजे के आसपास देखूंगी, एक क्लास लूंगी। क्लास इन द सेंस वो सिर्फ माओं को समर्पित होगा, और मदर्स डे है तो इसलिए उस दिन की खास अहमियत है हम सभी के जीवन में। और कल क्लास नहीं है तो परसों ही क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।